Welcome back, everyone. Today we will continue with class 10th history, chapter number 1, the rise of, और क्या कहेंगे कि हम इसको, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. जो राष्ट्रवाद की नेशनलिज्म की फीलिंग जो डेवलप हुई थी वहाँ पे, उस चैप्टर के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो आपका यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई. ठीक है, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, मतलब अलग अलग पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं, उस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग में जो डेवलप हुई. ठीक है, जिसमें आपका है जो एक नेशन, एक स्टेट के रूप में डेवलप होने की, एक स्टेट के रूप में इकट्ठा होने की फीलिंग जो उन लोगों में आई. और जो डायनेस्टिक एम्पायर था, मोनार्ची सिस्टम था, रानी जो राज करते थे, वो सिस्टम को ख़त्म करके. ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई वहाँ पे, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि भी क्या क्या दिक्कतों का, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए. आफ्टर दैट हमने जो पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो जो 1848 में बनाई थी, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक के बारे में आपका जो डिस्कस किया. अब जो है हम कंटिन्यू करेंगे. किस चीज़, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. ठीक है, जो फ्रांस से शुरुआत हुई इस चीज़ की, हम मानेंगे कि भी जो नेशन का आइडिया की, जो कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की, कंट्री डेवलप करने की, वो आपकी फ्रेंच से शुरुआत हुई. और आइडिया ऑफ नेशन, एक नेशन के रूप में इकट्ठा होने की शुरुआत आपकी फ्रेंच से मानी जाती है. ठीक है, इसमें आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसमें फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म 1789 में देखने को मिला. ठीक है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही आपका जो है आइडिया आया, एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ आपका, आपने 9th क्लास में आपका सेम चैप्टर है पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा. थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए. ओके, और इसके बाद फ्रांस जो है आपका, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज फुल ऑफ फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट. जो आपका फ्रांस था, टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च. ठीक है, फ्रांस के अंदर जो है राजा का मोनार्च सिस्टम था. ठीक है, डायनेस्टिक जो सिस्टम चल आ रहा था 1789 तक, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो वो सिस्टम चला आ रहा था वहाँ पे. ठीक है, आफ्टर दैट the political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो जो अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए वहाँ पे, जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो लोग जागृत हुए. ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने सॉवरेनिटी, भाईचारे की, एकजुटता होने की भावना डेवलप हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मोनार्ची को छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के, फ्रेंच सिटीजन यानी कि डेमोक्रेटिक एक वे की तरफ उन्होंने अपना रास्ता अपनाया. डेमोक्रेटिक वे में वो जाने लगे. नेशन का जो है उनकी फीलिंग डेवलप हुई. ठीक है, नेशन की फीलिंग डेवलप हुई वहाँ पे उनमें. तो वहाँ पे भी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि भाई इकट्ठे, एक साथ, एकजुट होना है. ये कोई भी रेवोल्यूशन रहा हो आपका आज तक, जितनी भी आज़ादी, जितने भी देशों ने प्राप्त की है, जो भी फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन किए गए हैं, हमेशा हर एक रेवोल्यूशन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई वहाँ पर लोगों को एकजुट होना पड़ा है. एकजुट की भावना वहाँ पर उत्पन्न हुई है. चाहे वो भारत का आपका राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लीजिए आप, चाहे और किसी देश की कर लीजिए, चाहे यूरोप में जो शुरुआत हुई है आपकी एक नेशनलिज्म की, वो फ्रेंच से मानी जाती है. तो फ्रेंच में भी वही चीज़ स्टार्टिंग में देखने को मिली. ठीक है, तो इसके लिए स्टेप टेकन फॉर दिस, क्या स्टेप लिए गए. फ्रॉम द बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल. कुछ इस तरीके के स्टेप्स लिए गए कि लोगों को लगे कि भाई हमें एक साथ हैं, एकजुट होना चाहिए. इस तरीके की एक्टिविटी की जाने लगी. ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है हम इसमें डिस्कस करते हैं अभी. इसमें फर्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ ला पैट्रे. आइडिया ऑफ ला पैट्रे में आपका है, ला पैट्रे का मतलब है फादरलैंड, और ला सिटीजन का मतलब है द सिटीजन. द एम्फेसिस द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक फादरलैंड और जो सिटीजन है उनके लिए एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट सा डेवलप किया गया कि भी एक हमारा नेशन होगा, एक फादरलैंड होगा, सभी सिटीजन वहाँ पर इक्वल राइट्स मिलेंगे सभी को, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जब समान अधिकार के साथ वहाँ पर एक सामान्य जीवन जो है वो लोग जी सकते हैं. आफ्टर दैट ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर was chosen to replace the former royal standard.
एक नया फ्रेंच फ्लैग जिसके साथ एक नए झंडे के साथ हम जो एक ध्वज के साथ इकट्ठे हों, ठीक है, एक ट्राई कलर चुना गया। जैसे इंडिया के अंदर भी आपका जो एक ट्राई कलर एक झंडा तिरंगा बनाया गया था जब आज़ादी के टाइम पे, ठीक है। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, ठीक है। तो अब वहां पर स्टेट जनरल के द्वारा जो बॉडी बनाई गई, एक्टिव सिटीजन की जो है ग्रुप एक बॉडी बनाई गई, जिससे कि उन्होंने फिर उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया। नेशनल असेंबली के रूप में डेवलप हुआ वो चीज़। पहले जैसे आपने देखा होगा कि 9th में स्टेट जनरल होते थे, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट होते थे, उनके जनरल होते, लेकिन उन सबको हटा के अब उन्होंने एक स्टेट असेंबली का जो है स्टेट नहीं, नेशनल असेंबली, ठीक है, पूरे नेशन के लिए एक राष्ट्र डेवलप हो गया था, तो नेशन असेंबली वहां पर उन्होंने डेवलप की अपनी। उन्होंने अपना एक झंडा बनाया, ठीक है, जो आपका फ्लैग उन्होंने डेवलप किया, वहां पे फ्लैग बनाया, यू कैन सी हियर। आफ्टर दैट New hymens were composed, oaths taken and martyr commemorated all the name of the nation, ठीक है। नए नए हाइमेंस का मतलब वैसे मंत्र होता है, लेकिन मंत्र यहाँ पे नहीं कहेंगे हम फ्रेंच के लिए। तो वहाँ पर जो नई नई जो ओथ शपथ जो तौर तरीके होते थे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे, जो रूल रेगुलेशन या तौर तरीके जो हम कहेंगे कि रूल रेगुलेशन पहले मानी जाती थी, जिस सब आचार जो तरीका होता था वो चेंज करके नए हाइमेंस और नई नई ओथ्स वगैरह लिए गए, ठीक है। वो चीज़ें वहाँ पर लाई गई, नई नई चीज़ें। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform law for all the citizens within its territory। तो अब जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी नया डेवलप किया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया, जिसमें है जो उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज बनाए, नए नियम कानून बनाए, जिसके अंदर आने वाले जितने भी उस टेरिटरी के लिए एक नए रूल रेगुलेशन आए, जो भी सिटीजन उसमें आएंगे सभी के लिए वो समान नियम होंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पहले होती थी, जो कर वगैरह लगाए जाते थे उस टाइम पे, वो जो टैक्सेस वगैरह उस टाइम के वो हटा दिए गए पहले वाले। आफ्टर दैट ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वर अडॉप्टेड। अब पूरे देश के लिए, अब जैसे कि पूरे देश में अगर हम कहें कि जैसे इंडिया के अंदर है, पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे स्टेट वगैरह, लेकिन जब आपकी जीएसटी लागू कर दी गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया, उसके बाद पूरे कंट्री के अंदर है जो आपको क्या देखने को मिलता है, सारे स्टेट में इक्वल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, आपको एक ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से इन्होंने वेट्स और मेजर एक ही अडॉप्ट कर लिए पूरे कंट्री के अंदर, ना कि एक पर्टिकुलर, जैसे पूरा देश है तो इस कोने में अलग, इस कोने में अलग, इस कोने में अलग आपको जो है टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो उन्होंने पूरी उसके लिए कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए एक जो वेट्स और मेजर अडॉप्ट किए। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। जो रीजनल डायलेक्ट्स में मतलब अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली वगैरह बोली जाती थी, उनको जो थोड़ा इग्नोर किया गया, थोड़ा डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच को प्रमोट किया गया। फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच जो है आपकी, फ्रेंच जो एक रीजनल डायलेक्ट मतलब कि आपकी स्पोकन बोली जाने वाली भी ज़्यादा वही भाषा थी, पेरिस में लिखी जाने भी वाली भी वही भाषा थी, रिटन में भी वही, उसी पे ज़्यादा काम होता था। तो वो कॉमन लैंग्वेज बन गई आपकी नेशन की, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। आफ्टर दैट स्लोली जो फ्रांस है, उसका फ्रांस का नेशनलिज्म का आइडिया है वो स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा पूरे यूरोप के अंदर। यूरोप से वो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड वगैरह इलाकों में भी फैल गया आपका उसका आइडिया नेशनलिज्म का। इसमें जो है आपकी फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो फ्रेंच आर्मी जो थी उसमें जो है आपका ये आइडिया नेशनलिज्म का उन्होंने दूसरे देशों में, आसपास के इलाकों में उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया। इसमें नेपोलियन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या नेपोलियन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो इसमें हम देखते हैं अभी, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up अब जब जैकोबिन क्लब्स उन्होंने बनाने शुरू किए। किसने? जब उनकी जो ये फ्रीडम की, यानी कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया, फ्रेंच ने मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो ये न्यूज़ जब और यूरोप के शहरों में, अलग अलग इलाकों में फैलने लगी, तो जो स्टूडेंट्स
और जो पढ़े लिखे लोग होते थे मिडिल क्लास फैमिली के, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने की शुरुआत की। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं आपके। तो उन क्लब्स की बनाने की शुरुआत की। ये देखिए आपका फ्रांस से आपकी स्विट्जरलैंड और ये आपका स्पेन, इटली वगैरह इसके आसपास के इलाकों में इसके आइडिया फैलने लगे थे उस टाइम पे। After that, their activities and campaign prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जो अभी हमने देखा कि जो आपके स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू किए, जो उन्होंने एक्टिविटी करनी शुरू की, जिसकी एक्टिविटी की वजह से या कैंपेन वगैरह किए, उनकी वजह से जो है फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता बनता चला गया। उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड वगैरह, इटली वगैरह वाले रास्ते में 1790 तक पहुंच गए। उन्होंने अपना आइडिया फैला दिया, लोगों को बताया कि भाई हम जो है एक बेटर नेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो लोगों ने भी उस रास्ते को चुना और पीछे पीछे कई कंट्रीज में यूरोप में है जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट में नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे कि नेपोलियन का जो है इसमें कितना रोल था।